हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन राग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोगों ने क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था बायोलॉजी का, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपका बेसिक पार्ट है। 9th 10th ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 9th में भी और 10th में भी आप लोग। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ जो इसमें बेसिक टर्म्स थे, जो बेसिक पॉइंट्स थे, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है या कौन कौन सी चीजें जो हमारी बॉडी में होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हमारी इस अर्थ पर, इस पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की। तो उनको एक साथ पढ़ना एट अ मोमेंट पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। ध्यान है, उन लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से हम लोग सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है हर्बेरियम। उसी के ग्रुप्स को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला ग्रुप उसमें हर्बेरियम था। लेट्स सी व्हाट इज हर्बेरियम। द हर्बेरियम प्लूरल में बोलते हैं हर्बेरिया, सिंगुलर की बात करेंगे तो हर्बेरियम, प्लूरल में बोलेंगे हर्बेरिया। Was coined by Peter D. Tournefort in book Elements। सबसे पहले इस हर्बेरियम वर्ड को जो पॉइंट किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था पिटॉन डी ट्योर्नोफोर्ट, और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी एलिमेंट्स, और इसी बुक में, एलिमेंट्स बुक में, उन्होंने हर्बेरियम वर्ड को सबसे पहले कॉइन किया था। The art of herbarium was initiated by an Italian taxonomist Luca Gini in 1490 to 1556। उसके बाद ये जो पूरी हर्बेरियम की आर्ट थी, इसको इनिशिएटेड, आगे बढ़ाने वाले इटालियन टेक्सोनोमिस्ट थे, जिनका नाम था ल्यूका गिनी। ईयर था 1490 टू 1556। हर्बेरिया आर द इफेक्टिव टूल्स इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। ये हर्बेरिया काफी इफेक्टिव टूल्स है हमारी टेक्सोनोमिक स्टडीज में। टेक्सोनोमिक आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में दोनों में पढ़ा होगा। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी विल आइडेंटिफाई एंड क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं एंड देन उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट होल स्टडी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, राइट। तो टेक्सोनॉमी स्टडीज को सबसे इफेक्टिव टूल होता है हमारा हर्बेरिया। देखिए हर्बेरिया में क्या करते हैं, हर्बेरिया ना एक तरीके से फाइल बनाई जाती है, पूरी फाइल बना लीजिए या कुछ भी आप बना ले। इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स की जो हमारी प्लांट्स या लीव्स होती हैं, उसको सुखा लिया जाता है। उसको सुखाने के बाद एक पेपर पे बिल्कुल उसको पेस्ट कर दिया जाता है, और साइड में ना यहाँ पर उस फाइल में उस पूरी प्लांट की लीव्स के बारे में लिखना पड़ता है, कौन सी स्पीसीज है, या फिर उसका मतलब कौन सी डाइवर्सिटी से, कौन से फाइलम से है, उसका मतलब, और कहाँ रहती है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, सारी उसकी इंफॉर्मेशन, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ना कॉर्नर में, इनमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। दिस इज हर्बेरियम। हर्बेरियम इज एसेंशियली अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन that is pressed, treated and mounted on in standard size sheet in order to preserve it। हर्बेरियम क्या है? एक सूखे प्लांट का स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है पूरा उसका स्ट्रक्चर, जिसको प्रेस्ड किया जाता है, ट्रीटेड किया जाता है, और एक A4 साइज शीट पर माउंट यानी कि चिपका दिया जाता है। और उसमें जो राउंड यहाँ पर एकदम कॉलम में, जो कॉर्नर पे कॉलम बना रहता है, उसमें पूरी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, किस स्पीसीज से कहाँ पाया जाता है, एंड अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेटिक है, इंसेक्टिवोरस है, ऑल ओवर द थिंग्स। ये होता है हर्बेरियम। डेट, place of collection along the detailed classification and highlighting its ecological peculiarities, characters of the plant are recorded on the same sheet। किस तारीख को आपने उसको इकट्ठा किया, चिपकाया, कब कलेक्ट किया, किस जगह से कलेक्ट किया, किस क्लासिफिकेशन से है, कहाँ रहता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस प्लांट की उसी शीट पर क्या कर दी जाती है, रिकॉर्ड कर दी जाती है।
लोकल नेम्स एंड द नेम ऑफ द कलेक्टर मे बी एडेड, और जिसने ऐड किया है उसका नेम भी लिख देते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट का लिखिए, कोई फ्रेंड का लिखिए। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट एंड इज कॉल्ड लेबल। और ये पूरी इंफॉर्मेशन है ना जो राइट साइड में, यहाँ पर देखिए राइट साइड में तो है, लोअर राइट साइड में कॉलम बना होता है और ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, लेबल कर दी जाती है। दिस इज कॉल्ड हर्बेरियम। नेक्स्ट आता है बॉटनिकल गार्डन। जो हमारे टेक्सोनोमिक ग्रुप का जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप था वो था बॉटनिकल गार्डन। Botanical gardens are the place where plants of different varieties collected from different parts of the world and are grown in a scientific and systematic in a vivo manner. Botanical garden ऐसे places हैं जहां पर डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से, और वहां पर एक साइंटिफिकली और सिस्टमैटिक वे से वहां पर उनको ग्रो कराया जाता है। रो बना देते हैं, एक रो में एक वैरायटी के प्लांट, दूसरे रो में दूसरे वैरायटी के, थर्ड रो में थर्ड वैरायटी के। इस तरीके से डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स के डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स को वहां सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे पर ग्रो कराया जाता है। प्लांट्स आर लेबल, वहां पर फिर नेमिंग लग दी, नेमिंग जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल प्लेट लगा दी जाती है जहां पर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, कहाँ से आया, कहाँ उगता है, क्या है, कितना उसका टाइम पीरियड है, कितने साल तक जीता है, कितनी हाइट हो सकती है, कितनी ब्रेथ हो सकती है, ऑल द थिंग्स। द लेबल बोर्ड शोज साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। उस लेबल बोर्ड पर उसका साइंटिफिक और कॉमन नेम दोनों चीज लिखी रहती है। वहां घूमने जाइए बॉटनिकल गार्डन में, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। In 1543, the first botanical garden of the world was established by an Italian professor Luca Ghini in 1490 to 1556 at Pisa, Italy. सबसे पहले हमारे वर्ल्ड का जो बॉटनिकल गार्डन स्टैब्लिश हुआ था इटालियन प्रोफेसर ल्यूका गिरी के थ्रू हुआ था 1543 में, इटाली में पिज़ा के पास। Botanical garden at Kew in England is known for largest collection for more than 30,000 specimens and more than 7 million herbaria। और इंग्लैंड में कहा जाता है कि वर्ल्ड का पूरा लार्जेस्ट कलेक्शन है उस बॉटनिकल गार्डन में जहां पर 30,000 से भी ज्यादा प्लांट्स प्रिजर्व्ड हैं और 7 मिलियन से ज्यादा हर्बेरिया है। सबसे पहले ये इंग्लैंड में ही इनको रखा गया था। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है कंजर्वेशन वाला, इसको हम लोग देख लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है बचाना और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपके इस पूरी अर्थ, इस पूरी वर्ल्ड में जितनी भी वेराइटीज, जितनी भी स्पीसीज की जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is the degree of variation of life forms in an ecosystem. Biodiversity क्या है कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में जितनी भी लाइफ की डिफरेंट वेराइटीज प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे इन्वायरमेंट के स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। The extent of complexity and density of biodiversity can be regarded as measure of health of an ecosystem. अगर कोई भी डेंसिटी या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस बायोडाइवर्सिटी में एक्सटेंड होती है तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोसिस्टम के हेल्थ पर इफेक्ट कर सकती है। Population explosion and over exploitation of resources have resulted in loss of biodiversity at an alarming rate. लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए हम बायोडाइवर्सिटी का जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज का जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो डाइवर्सिटी धीरे 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 करके उतनी ही कम होती जा रही है। So conservation involves attempting to slow down, stop or even reverse the loss in the natural habitat of organisms. तो अगर हम लोग अपने जो स्टेप्स हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज का यूज हम कर रहे हैं, जितना हम कम कर दें, कहीं ना कहीं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है, कुछ तो ठहरेगी, कुछ तो कम होगा उसका।
दिस इज नोन एन इन सितु कंजर्वेशन, इसे बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। फॉर मैनी पीपल इट इज अ सिंपल मोरल और एथिकल इशू, किसी किसी लोगों के लिए तो ये सिंपल मोरल और एथिकल इशू है। एथिकल इशू का मतलब होता है बहुत ही डेंजरस इशू है, जो लोग बिल्कुल ही पूरी तरीके से रिसोर्सेज पर डिपेंड है और रिसोर्सेज एक टाइम बाद फिनिश होने वाले हैं, तो सोच लीजिए उनका क्या होगा फिर। We share our planet with a huge range of other organisms and we have no right to harm them, क्योंकि जो हमारा ये planet है, इस planet को हम लोग अकेले इस्तेमाल नहीं करते हैं। planet पे बहुत सारे लोग, organism, animals, plants रहते हैं और उनको harm करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। Biodiversity helps to maintain stability in an ecosystem and loss of one variety of organisms can affect entire system. बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है और अगर नहीं करेंगे और एक भी वैरायटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की कम होती है तो हमारा पूरा सिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इफेक्ट होगा। यानी कोई एक पूरा इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ग्रुप आता है यहाँ पर म्यूजियम। नेक्स्ट ग्रुप म्यूजियम है। म्यूजियम्स आर द प्लेसेस where collections of preserved plant and animal specimens are kept. म्यूजियम ऐसी जगह होती है जहां पर प्रिजर्व प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन यानी कि स्ट्रक्चर को रखा जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन may be preserved in formalin 10% to 40% formaldehyde in transparent jar। देखिए ये जो प्लांट या एनिमल का स्पेसिमेन है, पूरा स्ट्रक्चर, ये ओपनली नहीं रखा जाता है बल्कि एक सॉल्यूशन में रखा जाता है जार के अंदर। वो सॉल्यूशन है फॉर्मुलाइन, जो कि 10 से 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड ग्रुप का है, आप लोगों ने पढ़ाई है केमिस्ट्री में। जार आर लेबल्ड, और जो जार होता है ना उस पर पूरी लेबलिंग करती जाती है, कौन सा एनिमल है, किस टाइमिंग का था, कितना इसका टाइम ड्यूरेशन था, कहाँ रहता था, क्या खाता था और ऑल ओवर द थिंग्स। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Larger animals जैसे birds हुए या फिर कोई भी mammals हुए, उनको stuffed करके वहां preserve कर दिया जाता है। और इस साइंस को हम लोग बोलते हैं taxidermy। When larger animals like birds and mammals are stuffed and preserved, this science is known as taxidermy। स्पेसिमेन्स इन ड्राइड फॉर्म आर आल्सो केप्ट इन म्यूजियम। बहुत सारे स्पेसिमेन यानी कि किसी भी प्लांट या एनिमल का स्ट्रक्चर जो ड्राइड हो चुका है, पूरी तरीके से सूख चुका है, उसको भी म्यूजियम में रखा जाता है। वी कैन इवन फाइंड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ शेल्स, स्केलेटन ऑफ एलिमेंट्स, इंसेक्ट बॉक्सेस इन म्यूजियम। म्यूजियम में आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, शेल का कलेक्शन मिल जाएगा, स्केलेटन का मिल जाएगा, इंसेक्ट का मिल जाएगा, बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। Thus, biological museum in educational institute are reference hubs of biodiversity। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे म्यूजियम्स हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम, कहीं ना कहीं ये हमारे एजुकेशन या इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है। क्योंकि जब हम म्यूजियम में जाते हैं या बॉटनिकल गार्डन या किसी कहीं की भी बात करें, तो वहां पर क्या है, हमें डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। जितना चीजें हमें टीचर बताते हैं ना, टीचर कोई चीज हमें पढ़ाते हैं या फिर हमने खुद से पढ़ी, हमें वो इतनी जल्दी याद नहीं होती जो चीज हमें देख के याद होती है। आपको मूवीज देखिए, कोई भी जो बहुत सारी एजुकेशनल मूवीज बनाई जाती है, ऐसी बात नहीं है कि एंटरटेनमेंट मूवी है, बहुत सारी एजुकेशनल मूवीज बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, क्यों याद हो जाती है? क्योंकि आप उसको देख रहे हो, सामने से सुन रहे हो, राइट। और जिस चीज को हम सामने से फेस टू फेस या देखते हैं, सुनते हैं, वो चीज हमें जल्दी याद हो जाती है। आप अगर कहीं जू में गए हो और जू में आपने कोई भी एनिमल देखा हो, उसके बारे में पढ़ा हो, मैं डेफिनेटली मानती हूँ आप लोगों को याद होगा कि वो ऐसा था, यहाँ से था, इसका टाइम ड्यूरेशन ये था, क्योंकि आपने उसको अपने फेस टू फेस देखा, लाइव देखा, और जिस चीज को लाइव देखते हैं वो जल्दी याद होती है, इट्स अ फैक्ट। और नेक्स्ट हम लोग का ग्रुप आ जाता है यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क जनरली नोन एज जू, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जूलॉजिकल पार्क जिसे हम जू कहते हैं, इट्स अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन मैन। कोई भी आम आदमी है, वैसे वहां लोग घूमने जाते हैं, कहा जाता है कि हम घूमने जा रहे हैं, अच्छी बात है, घूमने की भी जगह हो गई, एजुकेशन की भी हो गई। क्यों?
क्योंकि वहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, कैंप बना के वहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। वहां पर वो प्रोटेक्ट भी रहते हैं, उनकी केयर भी करी जाती है, प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनको ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वो नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। पूरा जंगल बना दिया जाता है या फिर पूरी वेजिटेशन बना दी जाती है, फिर वहां एनिमल को प्रोटेक्ट भी रहते हैं, क्योंकि वहां अलाउड नहीं होता कि आप वहां किसी भी एनिमल को कुछ खिला सके या फिर उनका शिकार कर सके, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो प्रोटेक्शन भी हो रही है प्लस केयर भी हो रही है, क्योंकि वहां के जो जो जू के वहां के पर्सन होते हैं, जो पूरी टीम होती है, टाइम टू टाइम उन्हें खाना दे रही है, उनको हर चीज, जो भी उनकी बीमार है तो डॉक्टर को बुला रही है उनको ठीक करवाने के लिए। तो पूरा नेचुरल हैबिटेट की तरह उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, केयर किया जाता है और कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। इसको बोलते हैं एक्स सितु, दिस इज कॉल्ड एक्स सितु। इन अ जू अ नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। जू में जाके ना आप उन एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में प्लस उनकी फूड हैबिट्स के बारे में स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर उनको क्या खिलाया जा रहा है या फिर मतलब जिस जगह पर वो लोग रह रहे हैं वहां पर कौन सी वेजिटेशन ग्रो है, वहां पर हर चीज क्या है प्रेजेंट रहती है। तो आप पता लगा सकते हो क्या खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, और इसका बिहेवियर, क्योंकि जब आप वहां जाते हो तो वो अपना पूरा नेचुरल हैबिटेट में जो जंगल में रहा करते हैं वही सारी एक्टिविटीज करते हैं, और एक्टिविटीज आपसे अपने सामने फेस टू फेस देख रहे हो, तो उसका एनिमल का बिहेवियर भी आप इजिली क्या कर सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक जूलॉजिकल पार्क भी है जो एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह वर्क करते हैं। Flora manuals, monographs and catalogs are some tools of maintaining biodiversity record. इसके अलावा हम लोग बात करें, बहुत सारे फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ्स है, कैटलॉग्स है, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। फ्लोरा, अब हम तीनों को देख लेते हैं। देखिए, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग क्या होते हैं। फ्लोरा एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं फ्लोरा एंड फ्योना। फ्योना होता है एनिमल, हाँ, फ्योना होता है हमारा एनिमल्स की वैरायटी, फ्लोरा होती है हमारी प्लांट की। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्लांट की स्पीसीज या डाइवर्सिटी जो ग्रो करती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। Monograph describes one selected biological group, whereas manual provides information. यहीं पर हम मोनोग्राफ की बात करें तो मोनोग्राफ हमें सिंगल एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और मैनुअल सारे एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कहते हैं ना मैनुअल, तो मैनुअल का मतलब क्या होता है कि जिस चीज के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उससे सारी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, दिस इज मैनुअल। और मोनोग्राफ सिंपल कोई एक बुक, अकेली बुक या अकेला कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो सिर्फ एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे। एंड कीज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और मैनुअल क्या करता है, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही करता है और ये भी बताता है कि कौन से एरिया में आपको कौन सा स्पीसीज मिल सकता है और आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इंदौर में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जू की पूरा एक जो मेन गेट है उसका दिखाया गया है। कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड हर्बेरियम। कहा गया है कि जो हर्बेरियम है क्या एसेंशियल्स है, मतलब क्या उसका यूजेस है उस हर्बेरियम का। बहुत यूजेस है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जितने भी वेराइटीज के डाइवर्सिटीज के प्लांट्स हैं आप उनको ड्राई करके स्पेसिमेन बना के आप उनको एक पूरा फाइल बना सकते हो, A4 शीट का एक पूरा फाइल बना सकते हैं। और जब कभी भी आपको आगे कभी जरूरत है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, किसी को बताने के लिए, आप उसको यूज कर सकते हो ना। अब सपोज करिए आपने जो प्लांट लगाया था वो 10 साल पहले आपके एरिया में होता था, राइट, लेकिन उसके बाद होना बंद हो गया, तो वो कहीं और होता है, कहीं भी दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट में जाके। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी जानकारी के लिए अब उस जगह तो जाओगे नहीं, अपनी सिटी से बाहर या स्टेट से बाहर, तो आप क्या करोगे, फाइल उठाओगे, देखोगे अरे यार ये होता है, ये साइंटिफिक नेम है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, ये कॉमन नेम है, यहाँ होता है, ऐसे होता है, ये खाता है। Why should we visit botanical gardens and museum?
कहा गया है कि हमें बॉटनिकल गार्डन्स और म्यूजियम या जू क्यों जाना चाहिए? व्हाई शुड वी विजिट? फर्स्ट ऑफ ऑल लोग वहाँ पहले तो घूमने जाते हैं फॉर इंटरेस्ट, अच्छी बात है। सेकंड नंबर कि अगर आप वहाँ अपनी स्टडी के लिए जा रहे हैं तो वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज हमें पढ़ने से या किसी के पढ़ाने से याद नहीं होती वो सामने देख के याद हो जाती है। तो अगर आप बॉटनिकल गार्डन जाओगे, म्यूजियम जाओगे, जू जाओगे, आप फेस टू फेस हर चीज को देखोगे अपने तरीके से, तो क्या है वहां से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो हमेशा याद रहेगी, कंपैरिजन टू कोई टीचर बताए या फिर आप अपनी तरफ से याद करो। व्हाट इज एक्स सितु एंड व्हाट इज इन सितु? ये जस्ट अभी हमने पढ़ा। एक्स सितु क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में, जू में या फिर बॉटनिकल गार्डन्स में किसी भी प्लांट या एनिमल को कंजर्व करके रखा जाता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, इसको केयर प्रोवाइड करी जाती है या फिर उसको पूरी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है लाइक अ नेचुरल हैबिटेट, इट इज कॉल्ड एक्स सितु। और इन सितु क्या होता है? जब हम अपने बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं, यहाँ पे तो किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट का कंजर्वेशन किया एक सितु में। इन सितु में क्या किया? इन सितु में हम लोगों ने पूरी बायोडाइवर्सिटी का, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, हर चीज का कंजर्वेशन किया। इसे हम लोग बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। तो आप डेफिनेशन अभी पढ़ के आई है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है वो आता है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। It is an ecological assemblage of species that form self-sustaining communities on regarded barren landscape. Example: late उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, गुरेगर, महाबलेश्वर। देखिए, कोई भी ऐसी इकोलॉजिकल जगह, इन्वायरमेंट की जगह जहां पर बहुत सारी स्पीसीज के एनिमल्स को रखा जाता है या प्लांट्स को रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक नाम भी बताया गया है, लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क है, गुरेगर, महाबलेश्वरम में। दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप। ये पार्क नेचुरल हैबिटेट को या नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने का बेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पर अर्बन लैंडस्केप प्रेजेंट है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सिस्टमैटिक वे से लगाए गए हैं, मतलब उनको रखा गया है, पूरी इनको इनकी इंफॉर्मेशन वहां पर बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल से क्या इंटर रिलेशन होता है, ताकि आप लोग समझ सके। इंटर रिलेशन का मतलब है, सपोज करिए कि एक आपके हर्बीवोर्स हैं, दूसरे आपके कार्निवोर्स हैं। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन हार्बीवोर एंड कार्निवोर, आप सिंपल बोल दो कि कार्निवोर हर्बीवोर को खाता है, दिस इज द रिलेशन, this is called interrelation. And in order to understand interrelation between organisms and maintain harmony on planet Earth, the study of biodiversity is must. अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के रिलेशन, आई मीन टू से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट जो हमारी इस अर्थ पर प्रेजेंट है, उसका क्या रिलेशन है हमारी इस अर्थ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ, पूरी इसकी स्टडी करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल है। और जब आप इसकी स्टडी, आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को बचाना है, समझना है, तो पहले उसकी जानकारी लो। जानकारी पता चल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी, तो वो काम भी क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए, नो द साइंटिस्ट है डॉक्टर एसपी अघरकर, वन ऑफ द लीडिंग बॉटनिस्ट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एसपी अघरकर। इनका जो जन्म है वो 1884 नवंबर में हुआ था, महाराष्ट्र के थे। एंड ही एक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स where he came across a specimen of freshwater jellyfish which was until then only known to be found in Africa. वहां इन्होंने ना वेस्टर्न घाट्स पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी थी उनके बारे में पूरा एक्सप्लोर किया था, बताया था। और वहां पर उन्होंने एक स्पीसीज के बारे में जो पता किया था वो थी फ्रेश वाटर जेलीफिश, क्योंकि अफ्रीका में 1884 के टाइमिंग पर यही एक स्पीसीज थी जो उस टाइमिंग पे पता थी लोगों को। एंड दीज फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल नेचर इन 1912। और इनकी जो पूरी फाइंडिंग थी जेलीफिश के बारे में
उनके एक जर्नल में लिखी गई थी 1912 में। डॉक्टर एमेंडल, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, helped Dr. Agherkar in his further endeavors to collect, preserve, and conduct microscopic examination of animal and plant specimen। और इसके अलावा कोलकाता के म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट आनंद आनंदले, उन्होंने डॉक्टर अगरकर के साथ और बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज थी उनको कलेक्ट किया, प्रिजर्व किया और माइक्रोस्कोपिक कुछ एनिमल्स थे उनको एग्जामाइन किया। एंड द इंस्टीट्यूट ARI पुणे हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिज नेम। और पुणे में एक इंस्टीट्यूट है ARI, वो इन्हीं के नाम से रखा गया। When plants from any forest locality and conserved on the name of holy place, it is called as scared grove, and these also considered as scared natural sites for IUCN। अगर कोई भी प्लांट, कोई भी फॉरेस्ट बनाता है किसी भी लोकेलिटी में तो वो उसके होली प्लेस के नाम से जाना जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रोव। और जब भी कोई भी फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रुप बनता है तो उसको IUCN में क्या है, कंसीडर्ड कर लिया जाता है। IUCN जो कि आपकी एक कमिटी है, इंटरनेशनल कमिटी कंजर्व नेचर के लिए। यहाँ तक आज तक मैंने आपको करा दिया। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स आपके बचे हुए हैं जो हम अपने नेक्स्ट सेशन से कंप्लीट करेंगे। क्लास 11 के स्टूडेंट टाइम टू टाइम वीडियो करते जाइए, अपना पूरा सिलेबस अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जाए। और आप लोग टाइम टू टाइम करते जाइए, जो वीडियोस आ रही है रेगुलर देखिए, जिन्होंने नहीं किया है उन वीडियोस पे जाके अपने साथ के साथ करते जाए। थैंक यू।